देखो इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, वजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज़, ठीक है, कि मतलब जो वजाइनल कैनाल होता है उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है। तो हमको क्या पता है कि जो पीएच स्केल होता है ना, कितने से लेके होता है 1 से 14 तक, है ना, उसमें और जो 7 होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये होता है न्यूट्रल। और अगर 7 से कम होता है तो उसको हम क्या Acidic। मानते हैं, ठीक है, उसको हम एसिडिक मानते हैं। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्या एल्कलाइन। ठीक है, ये जो होता है एल्केलाइन। 3.5 to 4 होता है। हाँ, नॉर्मल पीएच जो वजाइना का होता है तो वो कितना होता है, 3.5 to 4। 3.5 से 4, ठीक है। तो 3.5 से लेकर 4 मतलब न्यूट्रल से कम होगा। तो कैसा इन्वायरमेंट होगा वजाइनल, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेल्दी वुमेन है, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है अपर 2/3 ऑफ वजाइना। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट किसकी वजह से होता है, डॉर्डरलिन बैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है, इस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ये जो बैक्टीरिया होता है ये काम करता है हमारे वजाइना में, ठीक है। उसके बाद हमको पता है जब मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है, तो मीनोपॉज होने के बाद क्या कम हो जाता है बॉडी में, एस्ट्रोजन का लेवल। हाँ, इस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। इस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से जो डॉर्डरलिन बैसिलाइस होता है इसका क्या मतलब इस्ट्रोजन कम हो गया तो इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो जाता है और इसकी एक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो अभी तक वजाइनल पीएच 3.5 से 4 था, है ना, ये मोर एसिडिक था, लेस एसिडिक हो जाता है, ठीक है, मतलब 4 से ज़्यादा हो जाता है नंबर। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है वहाँ पे क्या कहते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा नहीं रह जाता, एसिडिटी वहाँ की कम हो जाती है। तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है ज़्यादातर मेनोपाज के बाद फीमेल्स में। वो उस इन्फेक्शन का क्या नाम है, बैसिलस नहीं, बैक्टीरिया वेजिनोसिस, ठीक है, उसका नाम है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये कॉमन इन्फेक्शन देखा जाता है मेनोपॉज के बाद फीमेल में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डॉर्डरलिन बैसिलस, ठीक है। अगला कह रहा है कि एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वजाइना का वो कौन मेंटेन करता है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, डॉर्डरलिन बैसिलस जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, किसके इन्फ्लुएंस में, इस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि जो पीएच होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल के वजाइना का पीएच कैसा होता है, एसिडिक। वैसे भी एसिडिक होता है बट प्रेगनेंसी के टाइम पे मोर एसिडिक हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन से बचाना होता है, ठीक है। और क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको पता है कि प्रेगनेंसी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारे ओवेरियन हार्मोन वो ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो हमको पता था कि इस्ट्रोजन के ही तो इन्फ्लुएंस में बैसिलस काम कर रहा था, है ना, एक्टिविटी अपनी कर रहा था। तो इस्ट्रोजन का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है तो बैसिलस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए वहाँ का वो जो क्या कहते हैं वजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है मोर एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक। तो ये हमारा होता है वेस्टिब्यूल, मतलब यूबुला का ये पार्ट जो होता है, जो ओपनिंग होती है वहाँ पे होते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक। और ये हमारा पार्ट है क्या, लेबिया मेजोरा, ठीक है, क्या है, लेबिया मेजोरा। और ये जो इनर लिप होती है इसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, है ना, लेबिया माइनोरा। अब देखो ये जो इतना पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। इस वेस्टिब्यूल में एक यहाँ पे तो यूरेथ्रा होता है जहाँ से क्या पास होता है, यूरिन पास होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। और यहाँ पे वजाइनल ऑरिफिस होता है, ठीक है, क्या होता है, वजाइनल ऑरिफिस, ठीक है, यहाँ पे वजाइनल ऑरिफिस होता है। और इसके हमको पता है वजाइनल ऑरिफिस को कौन कवर करके रखता है, हाइमन, है ना, हाइमन क्या करता है, कवर करके रखता है। अब देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है
ठीक है। यहाँ पे एक मटर के दाने के इतना बड़ा एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। ये एक डक्ट के थ्रू कहाँ पे खुलती है, वजाइनल ऑरिफिस में। ठीक है, किस में खुलती है, वजाइनल ऑरिफिस में। और ये क्या काम करती है, ये काम करती है लुब्रिकेशन का। किस टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये लुब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वजाइना में मिलता है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड मिलती है, बार्थोलिन ग्लैंड। अब ये कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, मतलब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड का डक्ट था ये कहाँ पे ओपन होता है। तो अभी मैंने बताया था ये नहीं, वजाइना नहीं बोलेंगे, वजाइन ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वजाइनल ये ऑरिफिस है और वजाइना इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, वजाइना हमारा इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है। यहीं पे सब मिस्टेक करते हैं। ये कैसा है, ये इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, ये एक्सटर्नल नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ये सिर्फ यहाँ पे ऑरिफिस होता है, ऑरिफिस का मतलब छेद। ठीक है, ये सिर्फ वजाइनल ऑरिफिस होता है, मतलब छेद होता है। और इस पार्ट को हम पूरे क्या बोलते हैं, जो इनर लिप, मतलब कि माइनोरा के अंदर का जो पार्ट है जहाँ पे सारे ऑरिफिस पाए जाते हैं उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो जो ओपनिंग होगी बार्थोलिन ग्लैंड की वो कहाँ पर होगी, वेस्टिब्यूल में होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेस्टिब्यूल होगा। तो बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट हो, मतलब कहाँ पे ओपन होती है, वेस्टिब्यूल में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक नर्स है जो कि कैथेटर डाल रही है, ठीक है, ब्लैडर में, और वो लेडी कैसी है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो नर्स किस किस बात से अवेयर होगी, मतलब नर्स को क्या क्या बातें पता होनी चाहिए फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन को कैसे, एक होता है एक्सपेक्ट, एक होता है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट में याद रखना EX होता है हमेशा। ठीक है, तो एक्स हमको पता है, एक्स मतलब पुराना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो छोड़ के चला गया है उसको, तो वहीं से याद रखना जहाँ एक्स है वहाँ एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा एक्सेप्शन, मतलब छोड़ के चला गया। तो उसको छोड़ के कौन कौन सी बातें कह रहा है कि उस नर्स को पता होनी चाहिए यूरेथ्रा के बारे में। तो जो फीमेल की यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.5 इंच होती है। तो ये बात तो सही है ना, ये बात क्या है, सही है। फिर कह रहा है इट इज़ पोस्टीरियर टू वजाइनल ओरिफिस। अब देखो ये होता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल होता है, ये इनर लिप थी हमारी, मतलब लेबिया माइनोरा। ये वजाइनल ओरिफिस हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, यहाँ पे यूरेथ्रा होता है। तो ये ओपनिंग होती है। अब ये कह रहा है ये वजाइनल ओरिफिस के पोस्टीरियर है, गलत। पोस्टीरियर मतलब पीछे, मतलब यहाँ पे कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं, ये एंटीरियर साइड में है, मतलब आगे की तरफ है ना। तो ये क्या है, गलत है। फिर कह रहा है इट पियर्स थ्रू यूरोजेनाइटल डिस्चार्ज। फिर उसके बाद कह रहा है इट इज़ स्ट्रेट फ्रॉम ऑफर माइनर रेजिस्टेंस ऑफ कैथेटराइजेशन। देखो जब भी हम कैथेटर डालते हैं तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना। फिर जब ब्लैडर में चला जाता है तब उसके बाद जो ये कैथेटर है वो आराम से स्मूथली जाता है। बट शुरुआत में माइनर रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, थोड़ी सी तो रुकावट लगती है ना जब डाला होगा कैथेटर। और फिर जो कह रहा है कि इट पियर्स थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये पियर्स होता है थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप के लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगुलर ये शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। और लिगामेंट क्या करता है, हमको पता है, सपोर्ट का काम करता है ना। तो ये क्या होता है, बोन से मसल को जोड़ता है, लिगामेंट का ये काम होता है। तो ये सही बात है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम वहाँ पे होता है जो कि एक तरह का ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है और ये यूरेथ्रा के थ्रू पास करता है। ठीक है, तो इसमें गलत ऑप्शन वैसे भी पता ही है, एंटीरियर साइड में होता है यूरेथ्रा, पोस्टीरियर नहीं होता वेजाइनल ओरिफिस के। तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन कह रहा है पिरामिडल शेप
शेप्ड टिश्यू वेयर द पेल्विक फ्लोर एंड पेरिनियल मसल एंड फेसिया मीट बिटवीन विजाइना एंड एनल कैनाल। अब देखो ये हमारा हो गया क्या, वेस्टिब्यूल, ठीक है ना, बोलते रहो। और यहाँ पे होता है एनएस, होता है ना। तो फिर देखो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल और किसके बीच में, एनएस के बीच में, ठीक है। और ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा का ये वाला जो पार्ट होता है क्या कहते हैं, माइनोरा, इसको बोलते हैं हम क्या, फॉर्चिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्चिट बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो लोअर वाला पार्ट होता है जहाँ पे लेबिया माइनोरा ऐड हुई है या लेबिया मेजोरा ऐड हुई, उससे लेकर के एनएस के बीच का जो एरिया है, ठीक है, उसको हम तो हम बोलते हैं ना पेरिनियल केयर करनी है ना। तो इसी को हमको पेरिनियल केयर में ये जो चीज़ होती है इसको हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि इस एरिया को क्या बोला जाता है, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, ठीक है। अच्छा, इसको एनाटॉमिकल पेरिनियम क्यों नहीं बोलते हैं, एनाटॉमिकल पेरिनियम जो होता है ये इसके अंदर का पार्ट होता है, जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है, जो बाहर से हम क्लीन कर रहे हैं ट्रायंगुलर शेप का, उसको ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एनाटॉमिकली जाते हैं, मतलब अंदर इसकी मसल को देखेंगे, इसके मसल को पढ़ेंगे, इसके बोन को पढ़ेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल पेरिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्स्टेट्रिकल, क्योंकि पिरामिडल शेप का पूछ रहा है ना, और पेल्विक फ्लोर पे पूछ रहा है, पेरिनियल मसल एंड फेशिया से के बीच में वजाइना और एनल कैनाल, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि बस इतना ध्यान रखना, वजाइना और एनल कैनाल के बीच का जो हिस्सा होता है, पेरिनियल बॉडी, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर कह रहा है लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा fused across the midline to form a fold of skin is known as। अब देखो ऐसे करके लेबिया माइनोरा जुड़ा होता है ना, लेबिया माइनोरा। तो कह रहा है कि जो लेबिया माइनोरा जहाँ पे फ्यूज हो रही है, मिड लाइन बीच में, फ्रॉम फोल्ड टू स्किन, मतलब यही स्किन फोल्ड होने की वजह से उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं किस नाम से, फॉर्चिट नाम से, ठीक है। ये ऑप्शंस गलत टाइप हो गए हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका ये वाला करेक्ट है, ठीक है। उसको हम फॉर्चिट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूटरस, ठीक है। तो यूटरस हमको पता है कैसा होता है, ये होगा वजाइना हमारा, है ना, ये क्या है, वजाइना, और वजाइना से इस तरह से यूटरस अटैच्ड होता है, पता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी, मतलब आगे की तरफ, तो इसमें भी एंटी है, इसमें भी एंटी है, एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्स, मतलब आगे की तरफ ये जो है बेंड हो रखा है ना, तो उसी को बोलते हैं एंटी वर्जन। फॉरवर्ड की तरफ मतलब आगे की तरफ ये क्या है, बेंड है, झुका हुआ है, ठीक है, बेंड। और फिर उसके बाद और ये खुद में भी बेंड है, खुद में भी ये झुका हुआ, तो ये एंटी फ्लेक्स्ड है, फ्लेक्स्ड मतलब सिकुड़ा हुआ, है ना। तो इसका यही आंसर डी होगा, ये नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की, ये अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन क्या है कि फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस, उसको अब देखो अभी बताया था ना, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, ये फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस इन रिलेशन ऑफ वजाइना, मतलब ये वजाइना था, है ना, ये वजाइना था, वजाइना से ये यूट्रस, तो इसका जो ये आगे की तरफ झुका होना है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो हमको पता है आगे की तरफ कोई चीज़ सिकुड़ती है, झुकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूट्रस विद डिप्रेशन द फंडस इज कॉल्ड। अब देखो यूट्रस कैसे होता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये उसका फंडस एरिया होता है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब ऐड होती है ना, ऐसे करके यूट्रस की ये कैविटी हो जाएगी, ठीक है, ये नीचे वजाइना हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, है ना, इस पार्ट को फंडस बोलते हैं। तो ये कह रहा है एक डिप्रेशन आ गया है फंडस में, मतलब ये जो, तो नॉर्मली ऐसे होना चाहिए फंडस, ठीक है, बट फंडस में क्या है, ऐसे एक डिप्रेशन आ गया है, यहाँ पे क्या होगा, एक डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, जिसको डिम्पल बोलते हैं, डिम्पल आ जाता है फंडस में, मतलब इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो इस यूट्रस को बोला जाता है आर्कुएट यूट्रस, ठीक है, इसको याद रखना, क्या बोला जाता है,
आर्कुएट यूट्रस। हाँ, आर्कुएट आंसर इसका फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थिकेस्ट पार्ट ऑफ यूटरस। अब देखो हमको पता है 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर होती है ना यूटरस में। पहली कौन सी, जो बाहर वाली लेयर, पेरीमेट्रियम। देखो पेरी अगर कहीं भी आता है, जैसे कि हमारे कार्डियो में पेरी का मतलब बाहर, मायो का मतलब होता है मस्कुलर। कभी भी कहीं भी मायो शब्द आता है तो उसका मतलब होता है मस्कुलर। ठीक है, मतलब सबसे मोटा। और फिर इंडो का मतलब ही हमको पता है अंदर वाला। ठीक है, तो ये कह रहा है जब सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, तो मायोमेट्रियम, क्योंकि वो मस्कुलर लेयर होती है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, मायोमेट्रियम। फिर अगला कह रहा है विच पार्ट ऑफ यूटरस इज कॉल्ड लाइगेचर, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटरस। अब लिविंग लाइगेचर क्या होता है, लिविंग लाइगेचर एक तरह का फिनोमिनन होता है जिसमें क्या होता है ना कि जो यूट्रस की हमने 3 वॉल पढ़ी थी, है ना, 3 लेयर्स पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है कि जो मायोमेट्रियम होता है, ये बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा था, थिकेस्ट लेयर होती है ना, थिकेस्ट लेयर होती है मायोमेट्रियम, सबसे मोटी लेयर होती है। ये क्या करती है, जब क्या कहते हैं, लेबर के बाद, ठीक है, लेबर के बाद जब उसमें से ब्लीडिंग हो रही होती है ना, यूट्रस से, इंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। हमको पता है होल लेबर प्रोसेस में क्या होता है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। तो जब मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ की जो आर्टरीज होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये दबा देती है। ठीक है, जैसे दबाएगी तो ये जो वेन होंगी, जो आर्टरीज होंगी, ये कॉम्प्रेस हो जाएंगी, मतलब सिकुड़ जाएंगी ना। तो सिकुड़ने की वजह से यहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, ब्लीडिंग क्या होगा, नहीं होगी, वो रुक जाएगी। तो इसी को हम लिविंग लाइगेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको पता है कि डिलीवरी के बाद भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो ये जो लिविंग लाइगेचर किसको बोलते हैं, हम मायोमेट्रियम को, क्योंकि इसका ये जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का मेन काम होता है वो मायोमेट्रियम का ही होता है, क्योंकि वो ज़्यादा मोटी लेयर है ना, मस्कुलर लेयर है, तो इसीलिए वो ये काम करते हैं। तो आंसर इसका 14 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूटराइन कैविटी। तो अभी हमने पढ़ा था, है ना, ये हमारा क्या कहते हैं, यूट्रस की कैविटी हो गई, है ना, और ये हमारा फंडस हो गया, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जुड़ गई, और ये पूरा हमारा यूटरस हो गया। तो कह रहा है म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूटेराइन कैविटी। तो अब हमने पढ़ा था 3 लेयर होती हैं इसमें, इस तरह से जो मोटी वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, और जो बाहर की लेयर होती है उसको पेरी बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो होती है यही यूटेराइन कैविटी की म्यूकस लाइनिंग होती है, ये वाली, और यही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे झड़ के गिर जाती है, मतलब इसका शेडिंग हो जाता है। इसीलिए जो ब्लीडिंग के टाइम पे जो ब्लड होता है वो चिपचिपा सा होता है, उसमें म्यूकस दिखाई देता है ना, क्यों, क्योंकि जो इंडोमेट्रियम होती है इसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है। ठीक, तो 15 का आंसर कौन सा करेक्ट है, हमारा इंडोमेट्रियम। फिर अगला कह रहा है व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ यूटरस। अब इसका तो आंसर अभी हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा, क्या कहते हैं, बाहर वाली लेयर का क्या नाम होता है, पेरीमेट्रियम। 16 क्वेश्चन था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर अगला है यूटेराइन पेसमेकर इज सिचुएटेड इन। अब हमने एक चीज़ पढ़ा है कि हार्ट में भी एक पेसमेकर होता है, उसका क्या नाम होता है, हार्ट के पेसमेकर का क्या नाम होता है बताओ, एसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड। क्यों, क्योंकि पेसमेकर वो चीज़ होती है जो किसको जनरेट करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन को। तो हमारे हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये उसको जनरेट करवाता है, कौन, ऐसे नोड। ठीक है, जनरेट करवाता है कौन, कॉन्ट्रैक्शन को। अब ऐसे ही सेम चीज़ होती है हमारे यूटरस में। ठीक है, यूटरस में क्या होता है, सेम चीज़ होती है, वहाँ पे भी तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन को जो इनिशिएट करवाता है, जो जनरेट करवाता है, उसी को हम यूटेराइन पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन पेसमेकर। ये मिस्टेक हो गया, उसको बोलेंगे कार्नुआ, CORNUA, कार्नुआ। ठीक है, तो जो यूटेराइन पेसमेकर होता है उसको हम बोलते हैं कार्नुआ ऑफ यूटरस। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये हमारा हो गया फंडस। ठीक है, ये फंडस हो गया, यहाँ से हमारी फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है ना,
फैलोपियन, ये जो फैलोपियन ट्यूब जस्ट फंडस से जहाँ पे अटैच करेगी वहीं पे, हाँ वहीं पे क्या पाया जाएगा, कार्नुआ ऑफ यूटरस। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करवाता है, साथ साथ में याद करते चलो, ठीक है। क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करवाता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन पेसमेकर, ठीक है। तो क्या होगा, इस क्या नाम है इसका, कार्नुआ ऑफ यूटरस, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नॉर्मल साइज कितना होता है यूटरस का, ठीक है, ये हमको याद करना। और ये प्रेग्नेंट में नहीं पूछ रहा है, ये नॉन, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी का पूछता तो ये डायरेक्ट दे देता, ठीक है। तो इसने पूछा लेंथ जो होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, 7.5 सेंटीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी हाँ विड्थ होती है, और थिकनेस, विड्थ कितनी होती है हमारी, 5 सेंटीमीटर कितना होता है, मतलब चौड़ा होता है, ठीक है। ऐसे में ये यूट्रस हो गया ना, तो ऐसे में ये इसकी 5 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है ये कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके याद रखना। और ये यूट्रस की जो मोटाई होती है, मतलब जो लेयर मैंने बताई है ना, वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इसने पूछा है। तो नॉर्मल साइज यूट्रस का इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, यूट्रस मोटा होता है, ठीक है। फिर कह रहा है नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है, तो ऑन एवरेज जो वेट होता है वो 60 ग्राम होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, ठीक। ये भी याद ही करने वाला है, रखने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूटरस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेग्नेंट देखो हमने पढ़ा था 3 लेयर पढ़ी थी ना, इंडोमेट्रियम पढ़ा था, मायोमेट्रियम पढ़ा था और पेरीमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर को हमने पढ़ा था, है ना। इंडोमेट्रियम कह रहा है प्रेग्नेंट यूट्रस में, मतलब प्रेग्नेंट लेडी का जो यूट्रस होता है वो उसका जो इंडोमेट्रियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। क्यों डेसिडुआ बोलते हैं, डेसिडुआ का मतलब ये होता है झड़ जाने वाला, ठीक है, झड़ने वाला। तो इंडोमेट्रियम क्या होता है, डिलीवरी के जस्ट बाद पूरा का पूरा झड़ जाता है, तो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ में उसको डेसिडुआ बोला जाता है। क्योंकि नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट में है उसमें इंडोमेट्रियम पतला होगा, ठीक है, बट जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसका इंडोमेट्रियम बहुत चौड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे फीटस ग्रो कर रहा है ना, तो वो लेयर क्या होगी, बहुत मोटी हो जाएगी, तो उसी को, और डिलीवरी के बाद झड़ जाएगी, तो इसी को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवम इज इम्प्लांटेड इटसेल्फ एंड इंडोमेट्रियम इज नोन एज। फिर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम था वो तो कहाँ इम्प्लांट होता है, हमको पता है कहाँ इम्प्लांट होता है, इंडोमेट्रियम में, है ना, इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है अपने आप से। तो कह रहा है उस एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं, तो जायज़ सी बात है, जब इम्प्लांट हुआ इसका मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है, मतलब कंसेप्शन हो चुका है, प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि ये एंडोमेट्रियम किस में चेंज हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था डेसिडुआ में। मायोमेट्रियम तो सेम ही रहेगा, पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर वो भी सेम रहेगी, चेंज क्या होता है, इंडोमेट्रियम। तो किस में चेंज हो जाता है, डेसिडुआ में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 22 क्वेश्चन कह रहा है कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ, मतलब सबसे मेन फंक्शन क्या होता है डेसिडुआ का, क्यों डेसिडुआ में चेंज हो गया, भी कोई कारण ही तो रहा होगा। तो मैंने अभी बताया था कि जो डेसिडुआ होता है वो है तो इंडोमेट्रियम है, बट प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या हो गया, वो बहुत मोटा हो गया है, जबकि इंडोमेट्रियम जो नॉन प्रेग्नेंट में था वो कैसा था, पतला था, ठीक है। लेकिन जो प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे ये बहुत चौड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, ताकि फीटस को मतलब फीटस इससे आसानी से इम्प्लांट हो सके, ठीक। तो इसका डेसिडुआ का क्या काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर 23rd क्वेश्चन क्या है, द डेसिडुअल लेयर थ्रू विच सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज टेकिंग प्लेस। अब देखो जो डेसिडुआ होता है मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है। अब ये इतना मोटा होता है कि इसमें ऑलरेडी कितनी लेयर बन जाती है, 3 लेयर। एक होता है बैसिलस, और एक होता है कैप्सुलैरिस, और एक होता है वेरा। वेरा को पेरिटालिस भी बोलते हैं, ठीक है, वेरा। अब देखो पहला लेयर कौन सा होगा बताना मुझे, ठीक है, बताओ, डेसिडुआ, बैसिलस,
बैसिलस होता है। फिर सेकंड लेयर क्या होती है? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। अच्छा, कैप्सुलैरिस का मतलब ये होता है कैप्सूल की तरह, कवर ठीक है, इसका मतलब किसी चीज़ को उसने कवर करके रखा है। फिर है डेसिडुआ वेरा। वेरा या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? पेरिटैलिस, ठीक है, पेरिटैलिस। अब देखो, हमको पता है कि पेरिटैलिस मतलब कोई चीज़ पेरी लिखा हुआ है, ठीक है, पेरी। तो पेरी का मतलब होता है परिधि, ठीक है, मतलब पेराइटल एरिया। परिधि का मतलब होता है किनारा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पेरी अगर है तो इसका मतलब क्या है? किनारा, ठीक। और किनारा का मतलब बाहर वाला एकदम, ठीक है, तो ये एकदम बाहर वाला। अब बैसिलस क्या होता है? बैसिलस जो होता है वो फीटस और जो मैटरनल साइड का एंडोमेट्रियम होता है या प्लेसेंटा होता है, ये उसके बीच की लेयर होती है, ठीक है। ये मान लो फीटल साइट है, ठीक है, तो जो फीटल को कनेक्ट कर रहा है किससे? प्लेसेंटा से, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बैसिलस, ठीक। फीटस से किसको कनेक्ट कर रहा है? तुम्हारा प्लेसेंटा को, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बैसिलस। किसे कनेक्ट कर रहा है? फीटस को। अब देखो, ये फीटस है मान लो, ठीक है, ये हमारा फीटस है, ये फीटस है, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा है, ठीक, प्लेसेंटा और क्या कहते हैं? डेसिडुआ है, ठीक। अब ये जो कनेक्ट हुआ है जो पार्ट डेसिडुआ का, इंडोमेट्रियम का, फीटस से, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बैसिलस। बेस से ही कनेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बैसिलस। अब फिर उसके बाद क्या है? ये डेसिडुआ इसको ऐसे कवर कर लेगा, यूटरस को, जो पार्ट। तो ये जो पार्ट कवर किया है, मैंने बताया ना कैप्सूल का क्या मतलब होता है? कवर कर लेना, है ना। तो जो पार्ट फीटस को, ठीक है, कवर किया है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सुलैरिस वाला पार्ट, ठीक। और मैंने बताया पेराइटल का मतलब ये होता है किनारा। अब जो बाकी का हिस्सा बच गया है डेसिडुआ का, मतलब इंडोमेट्रियम ही तो है, ये जो बाकी के हिस्से बच गए हैं, जो ना तो फीटस से कनेक्ट है ना फीटस को कवर करें, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिटैलिस बोलते हैं। आगे जब प्रेगनेंसी बहुत बड़ी हो जाती है तो ये कैप्सुलैरिस और पेरिटैलिस, ये दोनों ना एक तरह से मतलब ऐसे एक दूसरे में फ्यूज टाइप का हो जाते हैं। एकदम फ्यूज नहीं होते, बट डिफ्रेंशिएट करना, मतलब अलग अलग करना हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कह रहा है कौन सी लेयर है जो सेपरेट करती है प्लेसेंटा इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, कौन सी लेयर है जो डेसिडुआ को प्लेसेंटा से सेपरेट करती है? तो वो होती है बैसिलस, क्योंकि बैसिलस ही क्या करती है? उसको क्या कहते हैं, जो फीटस होता है या ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको जोड़ती है किससे? प्लेसेंटा से, बेस से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 कह रहा है मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम विच लेयर। फिर वही मैटरनल कंपोनेंट, मैंने बताया कि जो बैसिलस होता है यही क्या करता है? ब्लास्टोसिस्ट को किससे जोड़ता है? प्लेसेंटा से जोड़ता है। तो ये क्या, ये जो डेसिडुअल कैप्सुलैरिस है ये मैटरनल कंपोनेंट ही होता है, जो कि प्लेसेंटा अरे जहाँ से प्लेसेंटा क्या होता है? डेवलप होता है, ठीक है। ये ना तो अलग से, जहाँ पे फीटस ऐड हुआ है मतलब इम्प्लांट हुआ है ना, वहीं से तो प्लेसेंटा डेवलप होगा। तो प्लेसेंटा कहाँ से डेवलप होगा? बैसिलस से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बैसिलस ही फीटस को और प्लेसेंटा को जोड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल कंपोनेंट जो कि डेवलप करता है कौन सी लेयर से, मतलब ये पूछ रहा है प्लेसेंटा के लिए मेनली, तो बैसिलस होता है, ठीक है। जब भी प्लेसेंटा शब्द है मैटरनल साइड का तो उसमें डेसिडुआ बैसिलस हो जाता है। फिर कह रहा है कि लेंथ पूछ रहा है सर्विक्स की, ठीक है। सर्विक्स की क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है, लेकिन किस में? 10 ईयर ऑफ एज में। तो हमको पता है कि जो सर्विक्स होता है ना, ये जो सर्विक्स होता है और जो यूट्रस होता है, ये बच्ची जितनी छोटी होगी उसका सर्विक्स उतना ही बड़ा होगा और यूट्रस छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो फीमेल होगी, जो बेबी होगी, उसमें क्या है? उसमें तो डिलीवरी की भी ज़रूरत है नहीं, है ना, रिप्रोडक्शन की। तो उसका यूट्रस, ऐसे याद रखो, उसका यूट्रस अभी कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, ठीक है। और उसका क्या बड़ा होगा? सर्विक्स। फिर जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी उसका यूट्रस बड़ा होता चला जाएगा और सर्विक्स छोटा होता चला जाएगा। तो ये 10 ईयर ऑफ बेबी है, मतलब बिफोर प्यूबर्टी। कब है? बिफोर प्यूबर्टी। ये पूछ रहा है कि बिफोर प्यूबर्टी जो होगा, सर्विक्स, कार्पस और सर्विक्स का रेशियो पूछ रहे हैं। कार्पस को हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है, बॉडी, या क्या बोलते हैं?
यूटरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी या फिर यूटरस बोलते हैं। तो अब देखो कह रहा है कि बॉडी और सर्विक्स का रेशियो पूछ रहा है, तो सर्विक्स बिफोर प्यूबर्टी क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। तो याद रखना कि जब भी इसमें पूछता है तो 1:2 का रेशियो याद रखना, ठीक। तो इसमें 1 2 तो या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या तो ये ऑप्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सर्विक्स बड़ा होगा और बॉडी छोटी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। मतलब 1 गुना क्या होगा उसका? तुम्हारा 1 गुना यूटरस हो जाएगा, उसका 2 गुना क्या हो जाएगा? सर्विक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद, अब प्यूबर्टी के बाद वो रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर गई, है ना, फीमेल, तब क्या होगा? तो ये कार्पस जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये बड़ा हो जाएगा और सर्विक्स क्या है? छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो सर्विक्स छोटा सा, तब रेशियो उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1। मतलब कार्पस 2 गुना, बॉडी अब 2 गुना हो जाएगी और सर्विक्स 1 ही गुना रह जाएगा। कब? आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो आफ्टर अब मुझे बताओ कि बिफोर प्यूबर्टी रेशियो क्या होगा? 1:2। बिफोर प्यूबर्टी नहीं, कार्पस और सर्विक्स का पूछ रही हूँ। तो कार्पस कितना था? 2 गुना, है ना। तो 2:1 हो जाएगा कार्पस। अब देखो सॉरी 1:2, हाँ सही बताता। मतलब जो कार्पस है वो छोटा होगा, सर्विक्स बड़ा होगा बिफोर प्यूबर्टी, है ना। फिर क्या होगा? आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी जस्ट उल्टा हो जाएगा, यूट्रस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मतलब कार्पस बड़ा हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये रिप्रोडक्टिव एज में एंट्री कर गई। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको पता है कि जो यूट्रस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 35 सेंटीमीटर हो जाती है ना, और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तब रेशियो कितना हो जाएगा कार्पस और सर्विक्स का? 3:1। मतलब कार्पस मतलब बॉडी, यूट्रस बहुत बड़ी हो जाएगी और सर्विक्स बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 गुना ही रह जाएगा सर्विक्स, और जो ये क्या कहते हैं कार्पस मतलब जो यूटरस है ये 3 गुना हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आफ्टर सिजेशन ऑफ ये तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन मतलब एमसी मतलब मीनोपॉज में क्या होता है? यूटरस और सर्विक्स का रेशियो फिर से प्यूबर्टी की एज में चला जाता है। किस में चला जाता है? बिफोर प्यूबर्टी की एज में सेम हो जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए हो जाता है क्योंकि जो यूटरस होता है उसकी एट्रॉफी होने लगती है। क्या होने लगती है? एट्रॉफी होने लगती है, ठीक है। यूटरस की एट्रॉफी का मतलब होता है जो सेल होती हैं वो डेड होने लगती है, ठीक। तो इसकी वजह से यूटरस फिर से छोटा हो जाता है और सर्विक्स क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमको ऑप्शन याद रखने रहेंगे, ठीक है। बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेनोपॉज पे कैसा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, ये याद ही रखना है हमको, कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। हाँ 2.5 सेंटीमीटर होता है सर्विक्स का लेंथ, ठीक है। फिर कह रहा है सर्विक्स डेवलप फ्रॉम, अब देखो एक होता है वॉल्फियन डक्ट, एक होता है मुलेरियन डक्ट। जो वॉल्फियन डक्ट होता है ये किसमें ये किसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाता है? मेल के। और जो मुलेरियन डक्ट होता है उस फीमेल के। इसको याद कैसे करना है? देखो W से वॉल्फियन और स्क्रोटम का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही तो होता है स्क्रोटम। तो W और स्क्रोटम किस में पाया जाता है? मेल में। तो मेल में वॉल्फियन डक्ट बनाती है और फीमेल में कौन बनाती है? मुलेरियन डक्ट बनाती है, ठीक है। तो मुलेरियन डक्ट से ही क्या बनता है? सर्विक्स बनता है फीमेल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुलेरियन डक्ट, ठीक है। फिर अगला फैलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन आ गया और ओवरी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब की लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम, तो फैलोपियन ट्यूब की लंबाई जो होती है 7 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होती है, ये याद करना है। तो फिर कह रहा है पेग सेल कहाँ पे पाई जाती है? अब देखो ये होता है हमारा ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट को और क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब और साल्पिंज बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? यूटेराइन डक्ट, ठीक है, यूटेराइन डक्ट। अब देखो जो यूटेराइन डक्ट जो ये ओविडक्ट होती है ऐसे तो होगी, है ना। फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जो कि ओवरी से अटैच होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो इसकी इपिथेलियल सेल्स होती हैं ओविडक्ट में, सिलिएटेड सेल होती हैं इपिथेलियम, जो कि ओवम को इधर लेके जाती हैं, ठीक है। इनके बीच बीच में पेग सेल पाई जाती है जिसका अभी मेन फंक्शन अननोन है,
ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेग सेल कहाँ पे देखा जाता है, तो कहाँ पे देखा जाता है, ओविडक्ट में, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि 30 का नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा होता है फैलोपियन ट्यूब का। तो ये याद रखना है, इसमें देखो ऑप्शन है ही नहीं, ये क्या है? इंटरेस्टिशियल, अच्छा हाँ इंटरेस्टिशियल, ए ऑप्शन। मतलब इसमें क्या है, जो चार पार्ट होते हैं ना फैलोपियन ट्यूब के, बताओ कौन कौन से बताए थे ना। हाँ, इंटरेस्टिशियल होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है, और एक पार्ट कौन सा होता है, इन्फंडिबुलम, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि ओवरी से क्या कलेक्ट करते हैं, ओवम को कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इन्फंडिबुलम। इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, वो सी ऑप्शन है, इन्फंडिबुलम, ठीक है, इन्फंडिबुलम। तो जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ओविडक्ट हो गया, ये एम्पुला पार्ट हो गया, जो थोड़ा सा स्वेलन टाइप होता है क्योंकि यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलन टाइप मतलब मोटा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम एम्पुला बोलते हैं। तो यहाँ का जो पार्ट होता है जो यूट्रस के सबसे पास में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिशियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिशियल कितना होता है, लेंथ इसकी कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, मतलब डायमीटर सिर्फ 1 mm का होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिशियल सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है किसका, ओविडक्ट का। अगला क्वेश्चन है 31 वाला, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अभी हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट पोर्शन फैलोपियन ट्यूब का कौन होता है, एम्पुला वाला पोर्शन, ठीक है। कितना होता है एम्पुला का, जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये याद करना, बस ये याद रखना कि सबसे लॉन्गेस्ट एम्पुला वाला पार्ट होता है, और जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इंटरेस्टिशियम पार्ट होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फंक्शन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का, तो हमको पता है ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट नहीं करता है, ये गलत बात है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ओवरी से, ठीक है। पासेस वे ऑफ फीटस, ये गलत बात है। ये कौन, मतलब फीटस को पास करने के लिए रास्ता जो देता है वो कौन देता है, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किससे मिलके बनती है, बर्थ कैनाल मिलके बनती है सर्विक्स प्लस वजाइना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो ये पासेस, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कह रहा है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये बात सही है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला, और एम्पुला कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है ना। और एम्पुला कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला पाया जाता है। कह रहा है डेवलपिंग फीटस कहाँ पे डेवलप होता है, यूट्रस में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 क्वेश्चन, फॉलोइंग दी इज दी फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अभी हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, एक तो हमने पढ़ा था क्या, कि फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे, है ना। और दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा मैं बताती हूँ, ये रास्ता प्रोवाइड करता है किसको, ओवम को। क्योंकि हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब में कैसी सेल्स पाई जाती है, सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड मतलब बाल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये सिर्फ एक साइड को मूव करवाता है ओवम को। ये ओवम है, इसको एक साइड को ऐसे मूव कराएगा, फिर ये यूट्रस में जाके इम्प्लांट। क्योंकि हमको पता है स्पर्म, ये स्पर्म है, स्पर्म के पास टेल है, ठीक है। तो स्पर्म तो मूव कर सकता है, बट ओवम के पास कुछ भी नहीं है, तो खुद नहीं मूव कर सकता है। उसको कौन मूव करवाता है, फैलोपियन ट्यूब का जो इपिथेलियल सेल होता है, झाड़ू की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसको आगे यूट्रस की तरफ ढकेलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ओविडक्ट होता है इसके, ये एक तो फर्टिलाइजेशन का के लिए जगह भी देता है, और दूसरा मोबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, ओवम को। अगर यही फीटस लिख देता तो ये गलत हो जाता, ओवम को, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, ओवम को मोबिलिटी मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है, मोबाइल करवाता है। फिर कह रहा है कि एक्सरे अगर करवा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब का, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, तो हमको पता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसको हम साल्पिंस भी बोलते हैं, है ना। तो बस उसी की ग्राफी करवा रहे हैं, मतलब एक्सरे करवा रहे हैं, तो साल्पिंजोग्राफी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर कह रहा है 35वां क्वेश्चन, फर्टिलाइज्ड ओवम कब यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ये इम्प्लांटेशन का क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्ट आंसर है 7 डेज, ठीक है। 7वें दिन पे क्या करता है, ये अभी तक कहाँ रहेगा, फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, अपना आराम से एम्पुला से हो करके, एम्पुला में फर्टिलाइज हुआ था, है ना, और ये हमारा यूट्रस है,
तो ये यूट्राइन कैविटी है, तो ये यूट्रस पे 7th डे पे आ करके ये क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट किस में होता है, इंडोमेट्रियम में। और जैसे ही इम्प्लांट होगा इंडोमेट्रियम किस में चेंज हो जाएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था, गुड, डेसिडुआ में, ठीक है, डेसिडुआ में ये चेंज हो जाएगा। तो कब होगा, 7th डे पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये याद रखना, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर ये क्वेश्चन ये कह के पूछ ले कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, है ना, तो पीरियड 14 दिन पहले आया था ना, तो 7 में 14 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना। इसने फर्टिलाइजेशन कब पूछा है, फर्टिलाइज्ड ओवम को पूछा है। तो 7th डे पर आकर के ये क्या हो जाता है, वहाँ पे स्टिक कर जाता है, इम्प्लांट कर जाता है। कौन सा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि एग को प्रोड्यूस करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओवरी। यूट्रस में क्या होता है, फीटस का इम्प्लांटेशन होता है और ग्रोथ करता है। फैलोपियन ट्यूब एक तो फर्टिलाइजेशन होता है और ये ओवम को पासेस मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है। सर्विक्स बर्थ कैनाल में हेल्प करता है और ओवरी क्या करता है, एग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फीमेल हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम ओवरी। हमको पता है कि ओवरी से भी मैंने पीछे भी बताया था, 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन सा, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ओवरी से, ठीक है। अच्छा, ये FSH और LH कहाँ से सिक्रीट होता है, इसको हम GN हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, GNH हार्मोन बोलते हैं। किसको, FSH को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और LH को GN। ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी से ये निकलता है। क्या निकलता है, FSH और LH। और ये कहाँ पे आके लगता है, ओवरी पे आके लगता है। फिर जब ये ओवरी पे लगता है तब ओवरी इन हार्मोन्स को निकलवाती है। इनका मैकेनिज्म होता है फीडबैक मैकेनिज्म, वो जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। तो ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फिर 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड एंड नर्व इंटर इनटू द ओवरी। अब देखो ये ओवरी, अच्छा हमने जैसे किडनी पढ़ा है ना, किडनी का ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमको पता है यहाँ से किडनी में आर्टरी और नर्व एंटर करती है, ठीक है। अब ये बात तुम लोग बताओगे कि ये जहाँ से एंट्री करती है इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। सेम चीज़ कह रहा है कि ये जो ओवरी होती है ये हमारी ओवरी है। तो ओवरी में जहाँ से सारी नर्व और ब्लड वेसल्स ओवरी में एंटर करती हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, मीजो ओवेरियम स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, पेडुंडल आर्टरी कहाँ पाई जाती है, यूवुला में। हमको पता है यूवुला को हम और क्या बोलते हैं, पेडुंडम बोलते हैं। पेडुंडम क्यों, क्योंकि वहाँ पे पेडुंडल आर्टरी पाई जाती है। यूटेराइन आर्टरी यूटरस में पाई जाती है। ओवेरियन फोसा, फोसा का मतलब मैंने पहले बताया था एक बार कि इसको हम क्या बोलते हैं, फोसा का मतलब होता है कोई गड्ढा, मतलब कोई डिप्रेशन, ठीक है। तो वो जगह, वो गड्ढा जहाँ पे ओवरी सिचुएटेड होती है, मतलब ओवरी पाई जाती है, उसी को ओवेरियन फोसा बोला जाता है, ठीक है। फिर 38 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ गया एवोल्यूशन और फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। एवोल्यूशन और फर्टिलाइजेशन से कह रहा है कि रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इन 14 डे ऑफ 28, मतलब कि ये कह रहा है कि 28 डे की साइकिल है। मतलब एक फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, 28 दिन का। और 14वें दिन पे उसमें से क्या रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, मतलब ओवम रिलीज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि हमको पता है कि जो ये ओवरी होती है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक, ये डेवलप करते हैं। इसमें से एक फॉलिकल होता है जो कि मैच्योर होता है और ये बर्स्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है। और फटने के बाद यहाँ से क्या रिलीज होता है, ओवम। ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसका जो सेकेंडरी oocyte है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एवोल्यूशन और फर्टिलाइजेशन का। इसमें कह रहा है रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो हमको पता है कि ऑन एन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन का।
तो एक फीमेल है, इसमें 28 दिन की साइकिल और 14वें दिन पे क्या रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और कह रहा है रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल। हमको पता है जो ओवरी होती है, ओवरी में बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं, है ना। तो यही फॉलिकल्स क्या होती है, डेवलप होती हैं और मैच्योर होती है। जब उसमें से एक फॉलिकल जो फुल्ली मैच्योर हो जाती है, ये क्या करती है, बर्स्ट कर जाती है, ठीक है, बर्स्ट कर जाती है। और इसमें से क्या रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte, मतलब ओवा रिलीज हो जाता है, ठीक। यही ओवा फर्टिलाइज होकर के फीटस बनता है। तो ये कब होता है, 14वें दिन पे। कब, 14वें दिन पे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। किसके इन्फ्लुएंस में, कौन से हार्मोन के, LH के, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं, ठीक है। LH सर्ज के इन्फ्लुएंस में यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। तो कह रहा है इस, मतलब ये जो घटना हुई है, जो 14वें दिन पे सेकेंडरी oocyte एक मैच्योर फॉलिकल से रिलीज हुआ है, उस घटना को क्या कहते हैं हम, एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका 39 का क्या कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, एवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वही क्वेश्चन फिर से दोहरा के कह रहा है कि एवोल्यूशन कब होता है। तो अभी हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन पे क्या हो जाता है, एवोल्यूशन होता है। कि 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, गलत है। 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, नहीं, ये भी गलत है। और 28 दिन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ये भी गलत है। 28 दिन के बाद क्या शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ये हमारा सेविंग पीरियड माना जाता है, ठीक है। ये हम रिदमिक साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 14वें दिन पे मेंस्ट्रुएशन के पहले क्या स्टार्ट हो जाता है, एवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वां, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। सिंपल सी बात है, जिस दिन एवोल्यूशन हुआ, अगर उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उस ओवा का, तो क्या होगा, उसको हम बेस्ट टाइम बोलेंगे ना कंसीव करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मिड वे बिटवीन 7 to 8 डे ऑफ एवोल्यूशन। तो जो मिड वे मतलब 7 से 8 डे ऑफ एवोल्यूशन के मिड वे में कह रहा है कि मतलब बीच में, ठीक है, एवोल्यूशन के 7वें 8वें दिन के बीच में क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। 7वें 8वें दिन पे प्रेगनेंसी नहीं होती है एवोल्यूशन के। इमीडिएटली आफ्टर, देखो ब्लीडिंग हो रही है जस्ट, तब तो किसी कीमत पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक तो एंडोमेट्रियम झड़ के निकल रहा है ना, और क्या हो चुका है, जो ओवा था वो डिजेनरेट हो चुका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको पता है ओवा एवोल्यूशन से कितने देर तक जिंदा रहता है, 12 से 24 घंटे के अंदर, इसके बाद वो डिजेनरेट कर जाता है। तो ओवा अब सोचो 14वें दिन पे हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, ओवा रिलीज हुआ था। तो ये कह रहे हैं मेंसेस के जस्ट, तो बहुत टाइम हो गया, ओवा भी नहीं है, एंडोमेट्रियम भी नहीं है, तो उस टाइम पे तो किसी भी कीमत पे कंसेप्शन नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। कह रहा है 14 डे आफ्टर बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, मतलब जैसे ही नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ है तो उसके 14वें दिन के बाद, ठीक है, उसके 14वें दिन के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पीरियड के 14वें दिन के बाद ये क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। 14 डेज बिफोर नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड। अब देखो मान लो कि 1 तारीख को किसी को ब्लीडिंग होनी है, ठीक है, तो इसके 14 दिन पहले एवोल्यूशन होगा। अच्छा, बाद में क्यों नहीं होगा, बाद का हम नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि इसके बीच में लूटियल फेज आता है। मतलब 1 तारीख को ब्लीडिंग होनी है ना, और इसके 14 दिन पहले, तो इसमें जो लूटियल फेज होता है ये एक कांस्टेंट फेज होता है, ठीक है। तो 14 दिन पहले ही एवोल्यूशन हुआ होता है, ये माना जाता है, ठीक है, बाद में नहीं। कब, 14 दिन पहले, ये याद रखना। कब, मेंस्ट्रुअल पीरियड के, मतलब अगर 1 तारीख को तो उसके 14 दिन पहले क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 दिन में, ठीक है, ह्यूमन ओवेरियन साइकिल एवोल्यूशन अकर इन। फिर से वही क्वेश्चन है कि एवोल्यूशन कब होता है, तो कब होता है, 14वें दिन पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है आफ्टर रिवोल्यूशन ओवम, फिर वही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने, मैंने इसके बारे में पीछे जिक्र भी किया था कि जो क्या कहते हैं 43 क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओवम कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। जब ओवुलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया, तो हमको पता है 12 से 24 घंटे तक ही वो जिंदा रह सकता है। अब अगर स्पर्म आता है, इसको फर्टिलाइज करता है, तो ये फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। नहीं करेगा तो फिर ये डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 44 क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर इजैकुलेशन स्पर्म रिमेन्स अलाइव। तो
अभी तक हमने ओवम पढ़ा कितनी देर तक जिंदा रहता है, तो स्पर्म 72 घंटे तक जिंदा रहता है, ठीक है। कहाँ पे? वजाइना में। तो ये पूछा है उसके बारे में। फिर कह रहा है मिशेल मर्ग टर्म के बारे में पूछ रहा है। मिशेल मर्ग क्या होता है? मिशेल मर्ज का मतलब होता है जो मिशेल मर्ज होता है इसमें जो एब्डोमेन होता है वहाँ पे क्या होता है, माइनर पेन होता है। अच्छा, ये पेन क्यों होता है? ये भी मैंने, पेन भी होता है और पेरिटोनियल इरिटेशंस भी होता है। ये कब होता है? ये मिड टाइम पे होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के। मिड टाइम मतलब एमसी के बीच में, मतलब 28 दिन की साइकिल है, 1 से 28, तो बीच में क्या होगा, 14वें दिन पे लगभग ये पेन होगा। इसी को, पेन को हम बोलते हैं मिशेल मर्ज पेन मिशेल मर्ज बोलते हैं, ठीक है, फिनोमेना। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा एब्डोमिनल पेन होता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है। इसमें आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब वाइबल पीरियड कितना होता है स्पर्म का? 72 घंटे, ठीक है, 72 घंटे स्पर्म का वाइबल पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशेल मर्ज का क्या मतलब होता है? देखो, मिशेल मर्ज का मतलब होता है ओवरी में से जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करते हैं, या ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। कब? जब ये फटेगा, मतलब जब ये बस्ट करेगा। तो जब ये बस्ट करेगा तो इसके अंदर हमने पढ़ा है एक एंट्रम कैविटी होती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और फ्लूइड भी होता है, और जब ये बस्ट करता है तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। और हमको पता है भाई बॉडी में से कहीं फ्लूइड मतलब एबनॉर्मल चीज़ हो रही है तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही। तो इसकी वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन और एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। तो कब होता है? जब इसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, क्योंकि फ्लूइड और ब्लीडिंग भी निकलता है। तो उसी ये जो पेन है एवोल्यूशन के टाइम पे, उसी को मिशेल मर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिशेल मर्ज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर वही 46 में कह रहा है कि फिनोमिना ऑफ मिशेल मर्ज इंडिकेट, ये गलत लिखा है, टाइप हो गया है। क्या है? मिशेल मर्ज फिनोमिना कब होता है? एवोल्यूशन के टाइम, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्लीडिंग और फ्लूइड निकल रहा था, ठीक है। फिर वही कह रहा है, मिशेल मर्ज से ही क्वेश्चन है कि फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग, बताया ना, फॉलिकुलर ब्लीडिंग और पेरिटोनियल इरिटेशन हो रहा है। तो मतलब इरिटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग, मतलब फॉलिकुलर ब्लीडिंग की वजह से जो पेरिटोनियल इरिटेशन हो रही है और जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन की वजह से हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिशेल मर्ज। बहुत मिस्टेक्स हो गई हैं। मिशेल मर्ज, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन, पहला कह रहा है कॉज एवोल्यूशन, गलत। अच्छा, एवोल्यूशन कौन करवाता है? एलएच सर्च की वजह से क्या हो जाता है? एवोल्यूशन होता है, तो ये नहीं होगा। स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, बट यहाँ का होगा ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है। इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, तो ये सही बात है। जब एस्ट्रोजन, अब देखो ये ओवरी होती है, ठीक है, यहाँ से जब एस्ट्रोजन निकलता है, और एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से। कहाँ से निकलता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलता है? एस्ट्रोजन निकलता है। अब एफएसएच का नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि भाई तू मैच्योर हो जा। इसके अंदर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, इनको बोलेगा कि तू मैच्योर हो जा। कौन बोलेगा? एफएसएच बोलेगा। तो अब ये मैच्योर होने के बाद इसमें से एस्ट्रोजन निकल रहा है, तो इसका मतलब कि मैच्योर हो चुका है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को कि भाई मैच्योर हो चुकी है ग्राफियन फॉलिकल, अब मुझे मैसेज मत दो, अब मुझे मत बोलो कि
निकलो। और तो हमको पता है हार्मोन एक मैसेज का ही काम करता है, तो ये FSH को क्या करेगा, इनहिबिट करवा देगा। तब पता चल जाएगा ना एंटीरियर पिट्यूटरी को, एस्ट्रोजन निकला तो एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चल गया कि जो काम के लिए मैंने FSH निकाला था वो काम तो हो गया, तो क्यों फालतू में FSH निकालेगा। तो वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देता है किसके सिक्रीशन को, FSH के सिक्रीशन को, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे ब्लड में, तो इसका तो वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा किसके सिक्रीशन को, FSH के सिक्रीशन को, ठीक है। फिर उसके और जबकि LH के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, ठीक है। LH के लिए ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, क्यों, ताकि LH को पता चले, LH को इसलिए ताकि मैच्योर हो गया, अब उसमें सेकेंडरी oocyte निकलना है, तो बोलेगा अब सेकेंडरी oocyte को क्या करो, निकाल दो, क्योंकि मैच्योर हो गया। तो याद रखना, एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक किस पे देता है, FSH पे, पॉजिटिव फीडबैक किस पे देता है, LH पे। अगला कह रहा है विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एज फार द मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंसर्न। तब फिर देखो, अब देखो कह रहा है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रिगार्डिंग पूछ रहा है क्या बात सही है, ठीक है। मैचुरेशन इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ FSH एंड LH, पहला कह रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, मैंने बताया FSH का क्या काम होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई अब तो मैच्योर हो जा, मैच्योर हो जा, ठीक है, ये मैच्योर करवाएगा। LH का क्या काम होगा, इसमें से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा देगा। तो इसीलिए जो मैचुरेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल का, ये FSH और LH दोनों के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ए लेक्चर ऑफ सेक्सुअल फंक्शनिंग नर्स प्लान टू इंक्लूड फैक्ट दैट एवोल्यूशन अकर व्हेन। मतलब एक नर्स है, वो सेक्सुअल फंक्शनिंग पे एक लेक्चर दे रही है, मतलब किसी को पढ़ा रही है, ठीक है। तो वो कह रही है, वो एवोल्यूशन के बारे में बता रही है, ठीक। तो कौन सी बात सही है जो कि वो बता रही है, ऑक्सीटोसिन लेवल हाई हो जाता है, नहीं, एवोल्यूशन से ऑक्सीटोसिन का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का रिश्ता ब्रेस्ट फीडिंग से है, और किससे है, लेबर के टाइम पे। फिर कह रहा है ब्लड लेवल इज LH हाई, बिल्कुल सही बात है, LH इसको क्या बोलेंगे हम, जो ये हाई हो गया है एवोल्यूशन के टाइम पे LH का लेवल, क्या बोलेंगे, LH सर्च। तो यही चीज सही है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई, नहीं, ये एवोल्यूशन के आफ्टर होता है हाई, क्यों, क्योंकि एवोल्यूशन के बाद में क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और हमको पता है जो कार्पस ल्यूटियम होता है, स्पेलिंग देख लेना यार, हाँ, तो कार्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी हो सके। और इंडोमेट्रियल वॉल स्लफ्ड ऑफ, ये कब होता है, ब्लीडिंग टाइम जो होता है, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम पे क्या होता है, जो इंडोमेट्रियल वॉल होती है वो झड़के गिरने लगती है, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा, ठीक है। 51 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज एवोल्यूशन। अभी हमने पहले ही पढ़ा, जब LH सर्ज हो जाता है, तो LH सर्ज होने की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल था, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है, और इसमें क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte, मतलब इसमें से अंडा निकल जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस यहाँ पे क्या होता है, LH सर्ज होता है, LH सर्ज की वजह से ऐसा होता है। तो LH सर्ज मतलब लुटेनजिंग हार्मोन एवोल्यूशन को करवाता है, ठीक है। 52 क्वेश्चन कह रहा है एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। अभी हमने पढ़ा था कि जो LH हार्मोन होता है, ठीक है, जो LH हार्मोन होता है वो क्या करवाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करवा देता है, मतलब फट जाता है उससे, और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। और सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, अब जो सेकेंडरी oocyte को कवर करके रखा था जिस ग्राफियन फॉलिकल में, ये कवरिंग बच जाती है, ठीक है। यही कवरिंग क्या बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम बन जाती है, क्या बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम बन जाती है, ठीक है। तो ये कवरिंग क्या बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। तो कह रहा है एवोल्यूशन डेवलपमेंट, मतलब एवोल्यूशन कौन करवाता है और कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बनती है, तो मैंने बता दिया, LH सर्ज की वजह से एवोल्यूशन होता है और कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है। तो LH की वजह से, LH हार्मोन मतलब लुटेनजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैचुरेशन, कौन सा हार्मोन oocyte के मैचुरेशन में हेल्प करता है। तो हमने पीछे भी ये क्वेश्चन एक जगह आया था जहाँ पे LH भी था और FSH भी था, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अलग अलग दिया है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा FSH, ठीक है। तो हमको MCQ में ये भी देखना होता है कि प्रियोरिटी हम किसको दें, कौन से ऑप्शन को, ठीक है। तो FSH होता है
जो मेन काम करवाता है। एवोल्यूशन अकर अंडर विच, फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि एवोल्यूशन कौन कराता है, तो हमने बताया था एलएस सर्ज मतलब लुटेनजिंग हार्मोन की वजह से क्या हो जाता है, एवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब एफएसएच क्या करवाता है, एफएसएच मैचुरेशन करवाता है, और मैचुरेशन करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, मेंटेन करता है किसको, प्रेगनेंसी को। और कहाँ से निकलता है, एंटीरियर नहीं, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, एफएस और एलएच, हाँ, जिसको हम जीएन हार्मोन बोलते हैं, मतलब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। 55 फिर वही कह रहा है एलएस सर्ज कब होगा, जब एवोल्यूशन होगा, तो एलएस सर्ज होगा मतलब 24 आवर बिफोर ओवुलेशन। हाँ 24 आवर जैसे ही एलएच सर्ज होगा मतलब एलएच का लेवल बढ़ जाएगा, उसके 24 घंटे बाद तुरंत क्या हो जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल फट जाएगी और वहाँ से सेकेंडरी उस साइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें है बिफोर रिवोल्यूशन मतलब 24 घंटे के पहले क्या हो जाएगा, एलएच सर्ज बढ़ जाएगा। अब कह रहा है द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर इवोल्यूशन इज ड्यू टू, तो 0.5 डिग्री लगभग क्या होता है, जैसे ही इवोल्यूशन होता है तो जैसे ही एवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, तो एवोल्यूशन होने के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 0.5 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है, इसी को हम बेसल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, ये बढ़ जाता है। ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि जैसे ही एवोल्यूशन होता है हमको पता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बॉडी का बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। फिर कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस इंडक्शन ऑफ एवोल्यूशन। अब देखो जिसको एवोल्यूशन नहीं हो रहा होता है मतलब क्या होता है, कई बार ये एक ट्रीटमेंट एक थेरेपी भी होती है जिसमें हम क्लोमिफेन देते हैं, जिससे क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, मतलब जल्दी जल्दी एवोल्यूशन होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्यों होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसलिए होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी क्योंकि मल्टीपल ऑफ एवोल्यूशन होने लगते हैं, मतलब कई सारे सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं और उसमें अगर वो फर्टिलाइज हो गए तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है इस ड्रग ऑफ चॉइस का। तो ये किस लिए यूज होता है, इंडक्शन ऑफ एवोल्यूशन, ताकि एवोल्यूशन हो, ठीक है, क्लोमिफेन, ये याद रखना क्वेश्चन। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन मतलब कि इंडक्शन ऑफ एवोल्यूशन कराने वाली दवा ले रही है, ठीक है, मतलब एवोल्यूशन की वो क्या ले रही है, दवा ले रही है। इस थेरेपी पे, कौन सी थेरेपी पे, क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी पे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में अकर, तो अभी हमने पढ़ा था मल्टीपल प्रेगनेंसी इसका कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि ज़्यादा एग रिलीज हो जाएंगे तो ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 क्वेश्चन कह रहा है स्पिन बार्केट अपीयरेंस इन सर्वाइकल म्यूकस इज सीन इन। अब देखो जो सर्विक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है, क्या रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है। तो म्यूकस कभी कभी ये थिक होता है, कभी कभी ये थिन होता है, वो डिपेंड करता है हमारे हार्मोन के ऊपर, ठीक है। तो जिस हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे होता है उसी के हिसाब से ये चेंज होता है, म्यूकस जो होता है ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो कह रहा है स्पिन बार्केट सर्वाइकल म्यूकस का एक साइन होता है स्पिन बार्केट अपीयरेंस। स्पिन बार्केट अपीयरेंस में क्या होता है, ये जो म्यूकस होता है इसको जब माइक्रोस्कोप के अंडर हम देखते हैं तो वहाँ पे ये फर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फर्न कैसा होता है, ऐसे ऐसे डंठल होगा और ये उसकी पत्तियाँ होंगी, ठीक है, ऐसे दिखाई देता है। तो ये कब दिखाई देता है, स्पिन बार्केट अपीयरेंस इवोल्यूशन के टाइम पे। इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हो जाता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो इलास्टिक होता है, जैसे अंडे का एक पीला वाला हिस्सा होता है ना, और एक कैसा हिस्सा होता है, सफ़ेद, बाहर की तरफ कैसा सफ़ेद हिस्सा होता है। तो जब सफ़ेद हिस्से को तुम लोगे और हाथ से ऐसे देखोगे, चेक करोगे, तो जिस तरह का वो होता है ऐसे ही सर्वाइकल म्यूकस का अपीयरेंस हो जाता है कब, इवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन बार्केट अपीयरेंस। अगला कह रहे हैं फर्न टेस्ट, सेम वही फर्न टेस्ट इवोल्यूशन के, अभी मैंने बताया स्पिन बार्केट अपीयरेंस मतलब फर्न की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है कब, इवोल्यूशन के टाइम पे, किसमें, सर्वाइकल म्यूकस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्रोसेस है, ध्यान से पढ़ती रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब फ्यूज कर रहा है कौन, स्पर्मेटोजोन मतलब स्पर्म किससे, मैच्योर ओवम से, तो उस घटना को या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कॉमन साइट जो ये हमारा क्या कहते हैं वो फैलोपियन ट्यूब हो गया है ना, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। फैलोपियन ट्यूब में जो सबसे लंबा वाला हिस्सा था उसको हमने एम्पुला बोला था, और यहीं पे ओवा आएगा, इधर से क्या आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो एम्पुला वो जगह होती है फैलोपियन ट्यूब की जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा, ठीक है, टू ओवा मतलब दो ओवा है, ठीक है, उनका फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहा है। रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, सुपरफिटेशन। हाँ, अब देखो इसमें एक होता है क्या, इसमें एक होता है सुपरफिटेशन, ठीक है, क्या होता है सुपरफिटेशन, और एक क्या होता है सुपरफकंडेशन, ठीक है, क्या होता है सुपरफकंडेशन, ठीक है, सुपरफकंडेशन होता है। अब देखो सुपरफिटेशन, अब पहले फकंडेशन को याद करो, फिटेशन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फकंडेशन में क्या होता है, सेम साइकिल में दो एग रिलीज हो जाते हैं। सेम साइकिल में क्या होता है, दो एग रिलीज होते हैं। सेम साइकिल में दो एग रिलीज होते हैं, दो एग रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा इसमें होता है, इसमें याद रखना डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो एग रिलीज होते हैं। जैसे कि मान लो अभी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ठीक है, उसमें एक एग रिलीज हुआ और वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज हुआ। अगला जनरली क्या होता है, प्रेगनेंसी होने, तो उसकी प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, फीमेल की प्रेगनेंसी हो गई क्योंकि फर्टिलाइज हो गया। जनरली क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंद हो जाती है, बट इन दी केस ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद नहीं हुई, और अगले महीने में क्या हो गया, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया और एक ओवा फिर से रिलीज हो गया, ठीक है। और उसने मान लो फीमेल ने फिर से क्वाइटस कर लिया, ठीक है, फिर से क्वाइटस कर लिया, और क्वाइटस करते ही ये जो फीमेल का जो दूसरा वाला ओवम था वो भी फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, दो एग तो रिलीज हुए, लेकिन कब हुए, डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और उसको प्रेगनेंसी क्या हो गई, डबल, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिटेशन। अच्छा, सुपरफकंडेशन में सेम साइकिल मतलब एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक साथ दो ओवा रिलीज हो जाएंगे। जनरली कितने होते हैं, एक होते हैं, बट दो ओवा रिलीज हो जाएंगे। इसमें ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फकंडेशन से याद रखना, सेम साइकिल में दो निकल गए, ठीक है, तो फकंडेशन से, वो मैंने ट्रिक बताई थी, वो याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो सुपरफिटेशन। अगर यही सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती तो क्या होता, सुपरफकंडेशन आंसर होता, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ये मेंस्ट्रुएशन से है, मतलब हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेन हार्मोन होता है वो कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग एक ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, एक ग्राफ पढ़ते हैं जिसमें हम LH के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करके तुमने देखा होगा, है ना, ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे यहाँ LH सर्च होता है, फिर यहाँ ऐसे बढ़ता है, ऐसे देखा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग FSH के बारे में भी पढ़ते हैं, LH के बारे में भी पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन के बारे में भी पढ़ते हैं, और प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चारों के चारों हार्मोन जो होते हैं वो बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो हम, और मैंने पीछे अभी बताया था कि जो गोनाडोट्रोफिन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, FSH और LH को हम मिला करके क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, ओवरी से, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो अब गोनाडोट्रोपिन कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, ओवरी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल। ये मैं पीछे बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है वहाँ से एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है।
और जब ये बस्ट हो जाती है और कार्पस ल्यूटियम बचता है तो वहाँ से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो ये क्या कह रहा है, डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, मेल के स्क्रोटम में होता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम कोई हार्मोन ही नहीं है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को निकालता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीच ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा ग्लैंड होता है, मतलब कौन सी ग्लैंड होती है, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, ओवरी हो गया, ये सब ग्लैंड ही तो है जो कुछ ना कुछ निकाल रही हैं। तो कह रहा है कौन सी ग्लैंड होती है जो कि इनिशिएट करती है, इनिशिएट मतलब शुरुआत कर रही है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो कौन सी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ पे जाके लगता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहाँ पे क्या निकलवाता है, वहाँ से निकलवाता है FSH को और LH को। फिर ये कहाँ पे जाके लगता है, ओवरी पे, ठीक है, ये है ओवरी पे लगता है। ओवरी से फिर क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो शुरुआत किसने करवाई, हाइपोथैलेमस ने, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। तो शुरुआत किसने कराई मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हाइपोथैलेमस ने, ठीक है। तो 66 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला है ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, ठीक है, ओवेरियन साइकिल की शुरुआत किसने की है। अच्छा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछता तो हाइपोथैलेमस ने, ठीक है, बट कौन पूछ रहा है, ओवेरियन साइकिल, मतलब ओवरी में जो साइकिल चल रही है, ओवरी में 2 साइकिल होती हैं, ठीक है। जैसे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है, एक होता है यूटेराइन साइकिल, ठीक है, एक होता ओवेरियन और एक होता है ओवेरियन साइकिल, फॉलिकुलर फेज और दूसरा होता है लूटियल फेज, ठीक है, लूटियल फेज। और वहीं पे यूट्राइन साइकिल में 3 फेज होते हैं, एक होता है ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिंग फेज दूसरा फेज होता है, और तीसरा फेज होता है हमारा सिक्रीटरी फेज, ठीक है, सिक्रीटरी फेज। पहले वाला बैक करके पढ़ लेना, ठीक है। सिक्रीटरी फेज होता है किसमें, यूटेराइन में। अब ये पूछ रहा है ओवेरियन साइकिल में कौन इनिशिएट कराता है। तो पहली फेज हमने ओवेरियन साइकिल में कौन सी पढ़ी थी, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर पे काम ही FSH करता है, तो कौन हो जाएगा तुम्हारा, FSH, ठीक है। FSH जो हार्मोन होता है यही ओवेरियन साइकिल को क्या करवाता है, स्टार्ट करवाता है। अगला क्वेश्चन है, दिस फेज इज सो नेम्ड बिकॉज इट इज व्हेन द फॉलिक्यूल्स इन द ओवरी ग्रो एंड फॉर्म ए मैच्योर एग। नेम ऑफ द फेज, उस फेज का क्या नाम है। फिर वही चीज कह रहा है, ओवरी में क्या डेवलप हो रहा है, फॉलिकल, ठीक है, ये हमारा ओवरी हो गया, यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। और कह रहा है व्हेन फॉलिकल इन ओवरी ग्रो, ये ग्रो हो रही है और फॉर्म ए मैच्योर एग, और ये क्या बना रही है, सेकेंडरी ओसाइड, मतलब क्या बना रही है, मैच्योर एग को बना रही है। तो कह रहा है कि इस फेज का क्या नाम है। हमने पढ़ा था तो ये ओवेरियन साइकिल में पूछ रहा है पहली बात। तो ओवेरियन साइकिल में हमने कौन से 2 फेज पढ़े थे, एक पढ़ा था फॉलिकुलर फेज, ये लिखा हुआ, एक पढ़ा था लूटियल फेज, है ना। तो फॉलिकुलर फेज का नाम ही फॉलिकुलर फेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या डेवलप होता है, फॉलिकल डेवलप होता है और ग्रो करता है और बस्ट करके एग को रिलीज करता है। यहाँ तक के फेज को क्या बोला जाता है, लूटियल फेज। फिर जैसे ही एग रिलीज हो जाता है तो जो ग्रेफियन फॉलिकल की कवरिंग थी ये क्या बना देती है, कार्पस लूटियम। तो स्टार्ट कौन सा हो जाता है, लूटियल फेज, ठीक है। तो बस वही चीज पूछ रहा है कि कौन से फेज में फॉलिकल डेवलप करता है, तो उसका नाम ही है फॉलिकुलर फेज इसीलिए, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, व्हेन डज द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कब हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत देखो, जैसे ही पीरियड मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तैसे ही फॉलिकल डेवलप करना फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो
ब्लीडिंग तो यूट्राइन साइकिल का हिस्सा है, बट हमने पढ़ा था ओवरी में दो ही चीज़ें, एक पहला फेज पढ़ा था फॉलिकुलर फेज, दूसरा पढ़ा था कार्पस ल्यूटियम फेज। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह से डीजेनरेट हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट। तो यही था जो इंडोमेट्रियम को बचा के रख रहा था। अब इंडोमेट्रियम पूरी झड़ गई है ना, तो सॉरी ये कार्पस ल्यूटियम ख़त्म हो गया, और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम ख़त्म हुआ तैसे ही क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन ही मेंटेन कर रहा था किसको, इंडोमेट्रियम को, है ना, इंडोमेट्रियम को क्या कर रहा था, मेंटेन करके रख रहा था ताकि भाई प्रेगनेंसी हो जाए। बट ये झड़ गया, मतलब ये ख़त्म हो गया, डिजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन बचा ही नहीं, तो तुरंत क्या होगा, इंडोमेट्रियम झड़ना शुरू कर देगी, स्लफ्ड ऑफ। और कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी यूट्रस की, ब्लीडिंग फेज, ठीक है, ब्लीडिंग फेज। और ल्यूटियल फेज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ल्यूटियल फेज थी ही वही फेज जिसमें कार्पस ल्यूटियम का काम चल रहा था। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम खत्म हुआ तुरंत फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाएगी ओवरी में, है ना। तो फॉलिकुलर फेज जो होती है कब शुरू होती है, जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बिगिंस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस अंटिल इवोल्यूशन। जब तक इवोल्यूशन ना हो जाए तब तक फॉलिकुलर फेज चलती है। हमने पढ़ा था जैसे ही फॉलिकल से क्या निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte, और कार्पस ल्यूटियम बच जाता है तो ल्यूटियल फेज तुरंत शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत अच्छे से। फिर अगला कह रहा है द कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी मैं पीछे बता रखी हूँ कि जो लूटियल फेज होता है उसको हम कांस्टेंट फेज बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा और हमेशा कितने दिन का होता है, 14 दिन का। और कब, एवोल्यूशन के बाद का फेज, एवोल्यूशन से लेकर के जब तक ब्लीडिंग ना हो जाए, तो वो 14 दिन 100% कौन से होंगे, लूटियल फेज, ठीक है। और ये कौन सा फेज होता है, कांस्टेंट फेज होता है। ये हमें हर फीमेल में, चाहे उसका पीरियड 28 दिन का हो, चाहे उसका पीरियड 35 दिन का हो, उसमें ये जो फेज है ये हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ फीमेल विद 36 डे ऑफ साइकिल अकर्स बिटवीन। कह रहा है कि एवोल्यूशन कब होगा, अगर कोई एक फीमेल है उसमें 36 दिन की क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जनरली ऑन एन एवरेज 28 दिन की हो रही है, तो कह रहे हैं उसमें एवोल्यूशन कब होगा। तो मैंने बताया था अभी कि जो ल्यूटियल फेज होती है, ठीक है, ल्यूटियल फेज क्या होती है, कांस्टेंट फेज होती है, और कितने दिन की होती है, 14 दिन की, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो 36 में से 14 माइनस कर दो, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, ये 14 चेंज नहीं होगा, तो 14 दिन पहले ही इसका मतलब उसमें एवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 14 दिन की लूटियल फेज थी, तो 14 दिन पहले उसमें क्या हुआ होगा, ओवोल्यूशन। तो जब 14 घटाओगी तब देखोगी 20 से 24वें दिन में लगभग उसको क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि 6 में से 4 गए 2, और क्या कहते हैं 3 में से 1 गए 2, तो 22वें दिन। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 20 से 24वां या तो 22वां दिन, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 72 एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है एक पीरियड में, एक पीरियड में एवरेज ब्लड लॉस 80 ml होता है, ठीक है, लेकिन इसमें 80 ml तो दिया नहीं है, तो इसमें एक रेंज पूछी हुई है, तो रेंज हो जाएगी 50 से 100 ml, ठीक है, पीरियड में। एक मदर है जो कि 9 महीने की प्रेग्नेंट है, ठीक है, सॉरी, एक मदर विद 9 मंथ बेबी है उसके पास, कितने दिन का, 9 महीने का। प्लान किसका करे, ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी पता ही है, एक परमानेंट मेथड, फैमिली प्लानिंग का मेथड होता है ना, विच डील आइडियल टाइम, उसके लिए सर्जरी, मतलब ट्यूबेक्टमी वो कब करवाएगी, मेंस्ट्रुएशन के बाद वो कब करवाएगी। तो अब देखो इसमें एक पूछा है इवोल्यूटरी फेज। इवोल्यूटरी फेज मतलब जब इवोल्यूशन होता है उसको हम इवोल्यूटरी फेज बोलते हैं। तो इवोल्यूशन मतलब एग रिलीज हो रहा है, क्या तब कराएगी, क्यों कराएगी, क्योंकि तब तो मान लो एग रिलीज हो गया और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, ठीक है, एग रिलीज हुआ इसमें, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, उसने क्वाइटस कर लिया, तो यहाँ पे आके उसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो तब उसके बाद वो करवा रही है तो कोई फायदा ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन तो हो चुका ना, तो इवोल्यूशन फेज में नहीं कराएगी। मेंस्ट्रुएशन फेज में करवाने का कोई मतलब ही नहीं, क्यों, क्योंकि उस टाइम यूट्रस एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, तो उस टाइम भी ट्यूबेक्टमी हम प्रेफर नहीं करते हैं। फिर आता, अब देखो हमारे पास 2 फेज बचा, एक सिक्रेटरी फेज और एक बचा प्रोलिफरेटिव फेज। हमने पढ़ा था कि यूट्रस में 3 फेज होती है, पहली कौन सी होती है, ब्लीडिंग फेज, क्या पढ़ा था, ब्लीडिंग फेज। अगली कौन सी होती है, प्रोलिफरेटिव फेज,
ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी होती है? सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। अच्छा, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन का ही मतलब होता है सेल का बहुत सारा डिवीजन होना, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हो रहा होता है, मतलब इंडोमेट्रियम बहुत मोटी अभी बन रही होती है, ठीक है, अभी बन रही है। और सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी का मतलब ये कोई चीज़ सिक्रीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। कम तो क्या सिक्रीट होता है? प्रोजेस्ट्रॉन, है ना। तो ये एवोल्यूशन के जस्ट बाद की फेज होती है, मतलब 14 दिन जब एवोल्यूशन हो गया उसके बाद की एवोल्यूशन हो गया, तो उसके बाद क्या, कौन सी फेज स्टार्ट होती है? सिक्रीटरी फेज। और 14 दिन के इधर वाली जो फेज होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज इसका मतलब अभी एवोल्यूशन नहीं हुआ है ना। तभी हम क्या करेंगे? ट्यूबेक्टमी में, तभी हम ट्यूबेक्टमी करा देंगे, क्योंकि अभी ओवम रिलीज नहीं हुआ है। उसके बाद हमने ट्यूबेक्टमी करा दी, अब ओवम रिलीज हो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच ही नहीं पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक, मिल ही नहीं पाएगा स्पर्म से। इसीलिए हम कब कराएंगे? प्रोलिफरेटिव। अगर सिक्रीटरी में करा दिया तब तो ओवम रिलीज हो चुका है ना। तब मान लो कि इसने बांध दिया, ओवम रिलीज होकर कहीं यहाँ पहुंच गया और स्पर्म आ गया, तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तब तो भाई फीमेल कहेगी कि किस तरह का मेरा ट्यूबेक्टमी किया भाई, मेरे में मैं तो कंसीव कर गई, है कि नहीं। तो इसीलिए हम कब करवाते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज में। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये परमानेंट स्टरलाइजेशन होता है, ये हमको पता है। ये वजाइनल अगर डिलीवरी करवाई जाए तो 72 घंटे के अंदर करवा सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। वजाइनल डिलीवरी के 72 घंटे के बाद भी करा सकते हैं, उसके बाद से कभी भी करा लो, ठीक है। वजाइनल डिलीवरी के 72 घंटे के बाद। अगला क्वेश्चन है कि द फेज इन विच लाइनिंग सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड बाय लुटेजिंग हार्मोन टू डेवलप द कार्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब मैंने बताया ही था यूट्रस में एक तुम्हारा ये तो तुम्हारा ओवेरियन फेज है, ठीक है। कौन सा फेज है? ओवेरियन साइकिल का फेज है। कौन सा? फॉलिकुलर। इसमें दो ही फेज होते हैं ओवेरियन, एक फॉलिकुलर फेज होता है और दूसरा क्या होता है? लूटियल फेज होता है ना। लूटियल फेज ऑप्शन में नहीं है। अब जो प्रोलिफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। पूछा है, बता रही हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। ये कह रहा है कि सिंपल सी बात, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। यही मेन इसका काम है, ये पूछ रहा है। तो ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीनों कौन से फेज हैं? किसके फेज हैं? यूटराइन साइकिल के। किसके फेज है? यूटराइन साइकिल के फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और ये क्या कहते हैं? सिक्रेटरी फेज। तो कह रहा है कि हमको पता है, ये पहले तो पूरी प्रक्रिया बता दे रहा है कि LH आया, LH ने कार्पस ल्यूटियम बनाया, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है। और हमको पता है LH कब आता है? 14वें दिन पे आता है लगभग, है ना। तो क्या करवा देता है? LH सर्ज कराता है। LH सर्ज से क्या हो जाता है? एवोल्यूशन हो जाता है 14वें दिन पे, है ना। और 14वें दिन के बाद जब एवोल्यूशन होता है तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल थी वो किस में चेंज हो जाती है? कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन को निकालता है ना। और एस्ट्रोजन भी फिर वहीं से निकलने लगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिक्रेटरी फेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज। अभी पीछे ही हमने पढ़ा कि सिक्रेटरी फेज में क्या निकलता है? सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। कौन सा मतलब रिस्पॉन्स के लिए। द ऑनसेट ऑफ एवोल्यूशन, तो ये क्या एवोल्यूशन कराता है? नहीं। ये रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन? नहीं। मेंस्ट्रुएशन को कौन रेगुलेट करता है? GnRH इनिशिएट करता है ना। GnRH अभी पीछे हमने पढ़ा था, कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। इंसिडेंस ऑफ कैपिलरी फ्रेजिलिटी? नहीं। सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ये मैंने पहले ही बताया था। जो कार्पस ल्यूटियम था वहाँ से कौन सा हार्मोन निकल रहा था? कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकल रहा था बताओ? कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकल रहा था? प्रोजेस्टेरोन। और P से प्रोजेस्टेरोन, P से प्रेगनेंसी, है ना। तो ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। मेंटेन कैसे करता है? जो इंडोमेट्रियम है उसको झड़ने नहीं देता। ये अगर झड़ गया तो क्या शुरू हो जाएगा? ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाएगी। तो ये झड़ने नहीं देता है। तो ये क्या करके रखता है? सस्टेन, मतलब सस्टेन, रोक के रखता है थिक एंडोमेट्रियम को। कौन? प्रोजेस्टेरोन। किस में? सिक्रेटरी फेज में, ठीक है।
कहाँ से निकलता है? कार्पस कार्पस ल्यूटियम से। ल्यूटियम तो ये से। सस्टेन करके रखता है। अगला क्वेश्चन है कॉर्क स्क्रू शेप्ड इंडोमेट्रियल ग्लैंड सीन इन। तो ये होता है अर्ली देखो हमने पढ़ा था 3 फेज पढ़ा था ना यूट्रस में, कौन कौन सी? ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। इसमें क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है, हमारा अंदर की लेयर यूट्रस की कौन सी होती है? इंडोमेट्रियम। वहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये कैविटी हो गई यूट्रस की, ये फंडस हो गया, ठीक है, फैलोपियन। ये क्या हो गया? इंडोमेट्रियल। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियल ग्लैंड, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन से इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस होती है मतलब प्रभावित होती है? प्रोजेस्ट्रॉन और किससे? एस्ट्रोजन। और इसमें जो ये ग्लैंड होती है, इसमें क्या भरा होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या करता है पता है? ग्लाइकोजन हमारे लिवर में भी होता है, ये ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ये जो ग्लाइकोजन होता है ये एक एनर्जी का स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर जब भी हमको, अब देखो ग्लूकोज हमारी बॉडी में हमेशा नहीं भर के रहेगी। जब मान लो तुमको भूख लग गई, ठीक है, मान लो कि अब तुम बार बार तो खाओगे नहीं, ग्लूकोज तो लोगे नहीं, लेकिन मान लो तुम कहीं चले गए तो ग्लूकोज खत्म हो गया तुम्हारी बॉडी से, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन स्टोर है। फिर जब जरूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ऐसे ही इंडोमेट्रियम में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी भरे होते हैं और ग्लाइकोजन भी रहता है, ठीक है। कहाँ पे रहता है? ये रहता है ये क्या कहते हैं, जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड थी, ठीक है, इंडोमेट्रियल ग्लैंड में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। फिर क्यों रहता है कि मान लो फीटस आया, ठीक है, तो तुरंत तो प्लेसेंटा बन नहीं जाएगा। प्लेसेंटा कब बनता है पूरा कंप्लीट? 12 से 20 वीक लग जाता है उसको। तो तब तक उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो यही जो ग्लाइकोजन था, यहीं से उस फीटस को, डेवलपिंग फीटस को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। तो जब इंडोमेट्रियल में ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है तो वो एक स्क्रू की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो स्क्रू शेप का दिखने लगता है इंडोमेट्रियल ग्लैंड। तो ये कब होता है? अर्ली सिक्रेटरी फेज में, मतलब शुरू में जैसे सिक्रेटरी फेज आई तुरंत के तुरंत ग्लाइकोजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इवोल्यूशन हुआ, कार्पस ल्यूटियम बना, और कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था? प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन निकाल के। तो ये इस अर्ली सिक्रेटरी फेज में ही तुरंत वहाँ पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज होने लगता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो कैसी दिखने लगती है? कॉर्क स्क्रू शेप की, ठीक है। फिर कह रहा है इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल दी सिंगल फ्लैट लेयर ऑफ सपोर्ट सेल दैट सराउंड oocyte इज कॉल्ड। देखो हमने पढ़ा है प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रैनुलोसा फॉलिकल, ऐसे करके। ये है ओवरी, ठीक है। इसमें पहले छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। यही फॉलिकल आगे चल के डेवलप करते हैं और बड़े हो जाते हैं, और इसी के अंदर क्या क्या डेवलप होता है? सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक। क्या बनता है? इन्हीं फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte। तो ये जो सबसे पहला फॉलिकल है, सबसे पुराना फॉलिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। कह रहा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जो सिंगल फ्लैट लेयर होती है सपोर्ट सेल दैट सराउंड oocyte, जो oocyte को घेर के रखती है और सपोर्ट करके रखती है, इसको हम कौन सी लेयर बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। अभी मैंने बताया था ना पीछे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ना, तो ये वही होता है। इसको ग्रैन्युलोसा सेल जो होती है कवर करके एक लेयर बना देती है और इसको सपोर्ट करती है, और एक लेयर मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह सेकेंडरी ओवम को रखती है प्राइमोर्डियल सेल में। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। तो मतलब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन की जो पहली शुरुआत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्की, है ना, मतलब मीनार्की। और ये कब होता है? लगभग 12, ऑन एन एवरेज 12 साल की एज पे होता है मीनार्की, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन पता ही है, मेनोपॉज को बोलते हैं, मतलब जब पीरियड का आना बंद हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है इंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस, मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं अकरिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम पे। इंक्लूड ऑल ऑफ दी फॉलोइंग, मतलब बाकी सब सही है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन पूछ रहा है ना।
80 क्वेश्चन था ना। एक्सेप्शन पूछ रहा है, एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स मतलब छोड़ के, तो जो छोड़ के है उसी को पूछ रहा है, बाकी सब सही है। तो देखो मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारा डिसबैलेंस हो जाता है, किसमें, हार्मोन्स में। ओवेरियन हार्मोन में भी डिसबैलेंस होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं FSH और LH, उनमें भी बहुत सारा दिक्कत हो जाती है। तो ये कह रहा है फॉल इन सीरम एस्ट्राडायोल, मतलब इस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो ये बात तो सही है। इस्ट्रोजन के कम होने की वजह से मेनोपॉज के बाद एक डिजीज डिसऑर्डर होता है, उसका क्या नाम होता है? गुड। इसकी वजह से क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना, पोरोसिस हो जाता है मेनोपॉज के बाद, ये हमको पता है। फिर कह रहा है फॉल इन FSH, ठीक है, फॉल इन FSH। अच्छा, हमने पढ़ा है कि FSH एक निगेटिव फीडबैक कहाँ से मिल रहा था? इस्ट्रोजन से, ठीक है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं करते, ये भी मैं समझा रही हूँ। इंक्रीज इन LH लेवल, ये बात सही है, ठीक है। इंक्रीज इन LH लेवल ये हो जाता मतलब मेनोपॉज के बाद LH का लेवल बढ़ता है। और इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, हमने देखा है जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेनोपॉज के बाद दाढ़ी मूंछ थोड़ी थोड़ी आने लगती है, वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन, ये मेल हार्मोन होता है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा होने लगता है। मेनोपॉज में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन जो FSH और LH का लेवल होता है ये दोनों बढ़ जाता है मेनोपॉज में, ये याद रखना, ठीक है। FSH का लेवल भी बढ़ता है और किसका? LH का लेवल भी बढ़ता है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है। मतलब अभी तक जो फीडबैक मैकेनिज्म चल रही थी वो सब गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो इसमें गलत ऑप्शन यही है, मेनोपॉज के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन बढ़ जाता है। फिर कह रहा है कि मेन कॉज ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज का सबसे मेन कॉज क्या होता है? तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा, लैक ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या होता है? कम हो जाता है, निकलना वहाँ से। क्योंकि देखो अभी तक क्या था, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो थे वही एस्ट्रोजन निकालते हैं, अब ग्राफियन फॉलिकल्स खत्म हो गई हैं ओवरी में, या एकदम मतलब बहुत कम नंबर में हो गई है, तो इसीलिए एस्ट्रोजन क्या होता है? कम हो जाता है ओवरी से, और मतलब ग्राफियन फॉलिकल कम हो जाते हैं और एस्ट्रोजन भी कम हो जाता है। फॉलोइंग आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मैच्योर मेनोपॉज एक्सेप्ट। फिर वही छोड़ के पूछ रहा है, कह रहा है कि प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया। हमको पता है लगभग 45 से 55 साल की एज में क्या हो जाता है? मेनोपॉज हो जाता है ना। लेकिन अगर मान लो 35 साल की ही एज में हो जाए, बहुत पहले ही हो जाए, तो उसकी वजह से मतलब मेनोपॉज मतलब सिजेशन हो गया मेंस्ट्रुएशन का, है ना। तो कह रहा है उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमको पता है, मेनोपॉज होना है तो ऑस्टियोपोरोसिस तो होना ही होना है ना। इनफर्टिलिटी, भाई जिसका पीरियड ही बंद हो गया, क्या वो बच्चा पैदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा है वैसोमोटर सिम्टम, मतलब कार्डियो से रिलेटेड सिम्टम जो होते हैं वो दिखने लगेंगे। तो ये सही बात है, क्यों? क्योंकि हार्मोन बहुत सारे डिसबैलेंस हो गए हैं। फिर कह रहे डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, ये बात गलत है। मेनोपॉज के बाद जो कार्डियोवैस्कुलर जो वैसोमोटर इनस्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो जितने अच्छे से काम कर रहे थे अब वो नहीं उतने अच्छे से काम करते हैं। कब? मेनोपॉज के बाद, ठीक है। तो उसकी वजह से अब जब ब्लड वेसल्स ही नहीं अच्छे से काम करेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम तो होगी ही, है ना। तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्रीज हो जाता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है द इंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज। मैंने एक बार बताया था कि जो मेल होता है ना, उसमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल अराउजल होता है ये पूरी लाइफ होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, जब मेनोपॉज आने वाला होता है तो जो उसकी सेक्सुअल अराउजल होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। मतलब उसका इसकी तरफ ध्यान जो होता है वो बहुत कम जाता है, नहीं मन करता है, ठीक है। तो सेक्सुअल अराउजल की जो कंडीशन थी उसका कम होना, ठीक है, मतलब उसको सेक्स में इंटरेस्ट कम होना, वहाँ से ले करके फिर जब तक मेनोपॉज हो रहा है, ठीक है, ये बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्लाइमैक्टेरिक, ठीक है, क्लाइमैक्टेरिक। अच्छा, मिनार्की क्या होती है?
फर्स्ट पीरियड को हम मिनार्की बोलते हैं। प्यूबर्टी क्या होती है? जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक फीमेल में या मेल में डेवलप होती है उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं ना। थैलार्की क्या होती है? हाँ ठीक है, इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? थैलार्की बोलते हैं। ठीक है, अगला है हॉट फ्लशर और डिस्टर्बेंस स्लीप मूड, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, हॉट फ्लशेस डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड मूड डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ। तो मेनोपॉज में क्या होता है? बहुत सारा डिसबैलेंस हो जाता है, किसमें? हार्मोन्स में। ठीक है, तो हार्मोन्स में डिसबैलेंस होने की वजह से क्या होता है? हॉट फ्लशेस आते हैं, अच्छे से नींद नहीं आती है, मूड डिस्टर्ब होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कब होता है? मेनोपॉज के टाइम पे होता है। ठीक है, ये हॉट फ्लशेस याद रखना, मेनोपॉज के टाइम पे ये होता है। हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स आते हैं, रात में पसीने आते हैं, और क्या होता है? अच्छे से नींद नहीं आती है, बेचैनी सी लगती है। ये कब होता है? मेनोपॉज के टाइम पे होता है फीमेल्स में। अब आ गया फीमेल सेक्स हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा है कि एस्ट्रोजन का ये सारा काम होता है एक्सेप्ट, पूछ रहा है मतलब किसको छोड़ के नहीं होता है। तो ये ब्रेस्ट ग्रोथ करवाता है, सही बात है, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ब्रेस्ट का ग्रोथ होता है। फॉलिकल को डेवलप करवाता है, सही बात है। एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ता है तो मतलब एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन से ही तो निगेटिव फीडबैक एफएसएच पे जा रहा था, और एफएसएच के निकलने से फॉलिकल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। और कॉज इनिबिशन ऑफ एफएसएच, इस ये तो क्वेश्चन पीछे एक जगह था ही कि निगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच पे और जब एस्ट्रोजन निकलता है, तो ये भी सही बात है। लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इस हार्मोन का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को लोअर करने का काम नहीं होता है, क्योंकि इसका तो मेन काम होता है मेंस्ट्रुएशन और मतलब प्रेगनेंसी में, है ना। फिर अगला कह रहा है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अभी पीछे ही ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एस्ट्रोजन, देखो पहला ही लिखा है कॉज ब्रेस्ट ग्रोथ, है ना। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। ये सारे नहीं होते हैं, LH FSH ये सब नहीं होता। मेन कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराता है। अगला क्वेश्चन है जेनाइटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी। अगर एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? देखो, जो एस्ट्रोजन होता है ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है ना। और जो वजाइना होता है, वजाइना को भी एक तरह से ये हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन के प्रभाव में क्या होता है, वहाँ पे बैसिलाइस बैक्टीरिया थे, है ना। बैसिलाइस बैक्टीरिया रहते हैं और वहाँ पे अच्छे से जो वजाइना का एनवायरनमेंट होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो वहाँ पे एट्रोफी होने लगती है और वजाइना में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रोफिक वेजिनाइटिस। ठीक है, ये ज़्यादातर इसमें क्या होता है, जो वजाइना होता है वो कैसा होता है? ड्राई हो जाता है। ठीक है, और वहाँ का जो पीएच था वो कम एसिडिक रह जाता है। तो इसीलिए हमने पीछे पढ़ा था, तो वहाँ पे एक इन्फेक्शन मेनोपॉज के बाद बहुत कॉमन होता है, कौन सा? बैक्टीरियल वेजिनोसिस, है ना। तो वहाँ पे एट्रोफिक वेजिनाइटिस भी हो जाता है। कब होता है? मेनोपॉज के बाद। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हार्मोन विच प्ले ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। मैंने पहले ही बताया था, पी मतलब प्रोजेस्ट्रॉन, पी मतलब प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है विच हार्मोन होल्ड दी प्रेगनेंसी। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कौन प्रेगनेंसी को रोक के रखता है? प्रोजेस्ट्रॉन। इसीलिए जिसमें देखा होगा जो फीमेल्स होती हैं जो कंसीव करती हैं तो उनको प्रोजेस्ट्रॉन की पिल्स दिए जाते हैं, है ना, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन के से रिलेटेड, ताकि उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए और जो प्रेगनेंसी है वो लंबे टाइम तक, मतलब जब तक टर्म तक रह सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। कहाँ से निकलता है? पहले तो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक है, क्योंकि तुरंत तो प्लेसेंटा बन नहीं जाता, 12 से 20 वीक लग जाता है प्लेसेंटा को बनने में, है ना। तो उसके बाद जब हार्मोन, फिर गलती से
अगला क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा होल्ड करके रखता है प्रेगनेंसी को? तो अभी हमने बताया मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है? हमने पढ़ा था कार्पस ल्यूटियम से। और लेकिन ये तभी तक निकलता है जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है। प्लेसेंटा के बनने के बाद ये हार्मोन कहाँ से निकलने लगता है? प्लेसेंटा से निकलता है। प्लेसेंटा से निकलना बंद हो जाता है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है ना, तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, कितना दिन तक जिंदा रहेगा? फिर प्लेसेंटा बन जाता है, तो जब प्लेसेंटा बन जाता है तो ये हार्मोन प्लेसेंटा से निकलने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होता है, मतलब कौन सा है जो प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है? मतलब प्रोजेस्टेरॉन के उल्टा काम करता है, ठीक है। तो हमको पता है कि होता है। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? मीफिप्रिस्टोन। मीफिप्रिस्टोन तुम्हें पता है उसमें भी दिया जाता है ना, एमटीपी में अबॉर्शन करवाने के लिए मीफिप्रिस्टोन देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। लेकिन एंटागोनिस्ट पूछ रहा है, मतलब प्रेगनेंसी के उल्टा कौन काम करता है? तो कौन काम करता है? मीफिप्रिस्टोन, ठीक है, एकदम उल्टा काम करता है। वो रोक के रखता है, वो खत्म कर देता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। इसीलिए इसका ज़रूरत किस में पड़ता है? अबॉर्शन में। फिर कह रहा है अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन इज मेंटेन्ड बाई, मैंने पहले ही बताया कौन मेंटेन करता है, कौन सा हार्मोन करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन? प्रोजेस्टेरॉन। और शुरुआत में प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। क्यों? क्योंकि तब तक प्लेसेंटा बना ही नहीं है, तो 12 से 20 वीक तक कहाँ से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। फिर जब जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है, और फिर कहाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकलना शुरू हो जाता है? प्लेसेंटा से, ठीक है। फिर आ गया है इनहिबिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिन कहाँ से निकलता है? इनहिबिन जो होता है ये कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ये एक लंबा फिनोमिना है, तो इसलिए अभी इसको बस रट लो, ठीक है। कहाँ से निकलता है इनहिबिन? कार्पस ल्यूटियम से। फिर 93 क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय ओवरी इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन होता है जो कि ओवरी से निकलता है और FSH और LH पर निगेटिव फीडबैक दे रहा है, ठीक है। कौन सा फीडबैक दे रहा है? निगेटिव। अच्छा, इसमें एस्ट्रोजन क्यों नहीं हो सकता? एस्ट्रोजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो हार्मोन है ये FSH LH दोनों को ही इनहिबिट कर रहा है, दोनों को ही नहीं रोक रहा है। मतलब दोनों को कह रहा है कि भाई अब मत निकलो, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन सिर्फ FSH पे निगेटिव फीडबैक देता है। किस पे? सिर्फ FSH पे निगेटिव फीडबैक, लेकिन ये LH पे पॉजिटिव फीडबैक देता है। जब एस्ट्रोजन निकलता है तो FSH का लेवल तो कम करवाता है, ठीक है, लेकिन ये LH के लेवल को बढ़ा देता है। कहता भाई LH निकलो और एवोल्यूशन करवाओ। इसीलिए इसका आंसर एस्ट्रोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH, दोनों के सिक्रीशन को कम करता है। तो वो कौन होता है? इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन, और इनहिबिन कहाँ से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम से और कौन सा हार्मोन निकल रहा था? प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, GnRH कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और इनहिबिन क्या करता है? FSH और LH दोनों के लेवल को इनहिबिट करवा देता है, दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करा देता है। फिर कह रहा है चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कौन होता है? सिंपल, अगर इसमें प्लेसेंटा दिया होता तो प्लेसेंटा आंसर था, बट यहाँ पे क्या दिया है? कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम ही मतलब प्रोजेस्टेरॉन को मेनली निकालता है। अगला कह रहे कार्पस ल्यूटियम डेवलप फ्रॉम, सिंपल सी बात है, पहले ही बता चुकी हूँ, ग्राफियन फॉलिकल, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उसमें से जब सेकेंडरी oocyte निकल जाता है तो जो उसका खोल बचता है, मतलब जो कवर बचती है, वही क्या बन जाता है? कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम कहाँ से बना? ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू, मैंने बताया ना कार्पस ल्यूटियम तब तक एक्टिव रहता है क्योंकि भाई कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन निकालना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, लेकिन ये तब तक एक्टिव रहता है जब तक क्या ना बन जाए? प्लेसेंटा ना बन जाए। तो मैंने बताया था 12 से 20 वीक लग जाता है प्लेसेंटा बनने में, तो 10 से 12 वीक तक कार्पस ल्यूटियम क्या रहता है? एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है। फिर जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है ये खत्म हो जाता है इसका काम, ठीक है। और क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कार्पस ल्यूटियम से निकलता है और किसको मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरॉन किसको मेंटेन करता है? प्रेगनेंसी को।
बिफोर प्लेसेंटा फंक्शन, मतलब प्लेसेंटा के काम करने के पहले, द कार्पस ल्यूटियम इज प्राइमरी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। फिर वही भाई कार्पस ल्यूटियम तब तक काम करेगा जब तक क्या ना बन जाए प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि उसको क्या निकालना है, प्रोजेस्टेरॉन निकालना है, तो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी निकलता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से। ये भी एक क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद FSH हमारा वहाँ से निकल रहा था, कहाँ से निकल रहा था, FSH एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एक हार्मोन दैट प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं, वो ये थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कौन सा हार्मोन है, इसीलिए प्रेगनेंसी के जस्ट बाद क्या होता है, पीरियड स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा से या कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है, बाद में उससे निकलता है, क्या कहते हैं उसको, पहले तो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है, बहुत ट्रेस अमाउंट में प्लेसेंटा से निकलता है। तो प्रिवेंट करता है मेंस्ट्रुएशन को, कि ब्लीडिंग ना हो, और मेंटेन करता है किसको, प्रेगनेंसी को, बाय सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। तो SCG, ह्यूमन SCG जो होता है, ये कार्पस ल्यूटियम को क्या करवा के रखता है कि भाई तुमको ऐसे ही अभी रहना है, कब तक, जब तक कि प्लेसेंटा ना बन जाए, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, SCG का। कह रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटा ड्यूरिंग फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटा, मतलब अभी प्लेसेंटा का काम कौन कर रहा है, क्या कहते हैं, फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो कौन कर रहा है, SCG हार्मोन करता है, ठीक है। मतलब प्लेसेंटा का जो काम करवा रहा होता है वो कौन करवा रहा होता है, अभी SCG हार्मोन करा रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो कार्पस ल्यूटियम नहीं है, कार्पस ल्यूटियम होता तो फिर वो मतलब प्लेसेंटा के लिए सिर्फ क्या निकलवाता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलवाता है, क्योंकि जब तक वो ना, बट जो प्लेसेंटा का बाकी का काम है वो अभी कौन करता है, SCG हार्मोन करता है, ठीक है। फिर फॉलोइंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी SCG डिसअपियर फ्रॉम सर्कुलेशन विद इन, क्या कह रहा है, जब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो डिलीवरी के 2 हफ्ते तक SCG का लेवल एकदम ही बॉडी से ख़त्म हो जाता है। तो ये आंसर याद रखना, 2 वीक के बाद क्या होता है, एकदम ही उसका जो लेवल होता है वो डिसअपियर हो जाता है SCG का। इसलिए डिलीवरी के तुरंत बाद अगर SCG का हम टेस्ट करवाएंगे तो वो रहता है, ठीक है, मैटरनल सीरम में भी रहता है और उसमें भी रहता है।